अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है फैसल वड़ैच व्लॉग, व्हाई इज नो मिलिट्री कोप इन इंडिया मल्टीपल इन पाकिस्तान। फैसल वड़ैच। तो ये जी बहुत ही बड़ा सवाल है जो कि पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा ये इन्वॉल्व हो चुका है कि जो मिलिट्री है जो रूल करती है पाकिस्तान पे। तो इंडिया इतना बड़ा कंट्री होने के बाद, इतना बड़ी मिलिट्री होने के बावजूद भी तो मिलिट्री ने कभी आज तक ऐसा मार्शल लॉ नहीं लगाया। इसके पीछे क्या रीज़न है, वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। कैसे हैं दोस्तों। एक इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल एस.टी. वर्मा लिखते हैं कि 1960 में उन्हें जब अपने करीबी दोस्त, अपने साथी आर्मी चीफ जनरल थिमाया से कोई फ्रैंक गपशप करना होती थी तो मजबूरन उन्हें नागन झील के वस्त में कश्ती पर जाकर वो बातें करना पड़ती थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वज़ीर आज़म के मातहत इंटेलिजेंस ब्यूरो IB उनकी गुफ्तगू टेप कर रही है। माई क्यूरियस फेलोज, ये छोटा सा वाक़या टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये उस सवाल का जवाब है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से अब तक पाकिस्तान, बर्मा और बांग्लादेश में मार्शल लॉ लगते रहे, कू हुए, लेकिन दरमियान में सबसे बड़े मुल्क भारत में कभी कोई मार्शल लॉ नहीं लगा। क्यों? यहाँ तक कि दोस्तों श्रीलंका में भी 1966 में 1966 में एक मार्शल लॉ की कोशिश हुई थी, जिसे नाकाम बना दिया गया और मुबैना तौर पर जो जनरल इसकी कोशिश कर रहे थे उनको साथियों समेत जनरल रिचर्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। तो खैर दोस्तों, हमारा $1 मिलियन सवाल ये कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे जबकि उसी वक्त साथ ही आज़ाद होने वाले इंडिया में कभी कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, बल्कि मार्शल लॉ की कोशिश तक नहीं हुई। इसका जवाब हम तलाश करेंगे। बात यूं है कि जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की कॉलोनी थी तो यहाँ उन्हें एक एम्पीरियल फ़ौज चाहिए थी, एक शाही फ़ौज चाहिए थी। उन्हें पीपल्स आर्मी नहीं चाहिए थी, बल्कि ब्रिटिश कॉलोनी की हिफाजत करने वाली ऐसी फ़ौज की उन्हें ज़रूरत थी जिसकी वफादारियाँ कॉलोनियल मास्टर्स यानी ब्रिटिश एम्पायर के साथ हों। इसलिए अंग्रेज़ इस बात का ख़ास ख्याल रखते थे कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए सोल्जर्स और अफसरान किस इलाके से आने चाहिए। वो मखसूस इलाके थे। उन्होंने हिंदुस्तान के इलाकों को दरअसल मार्शल रेस और नॉन मार्शल रेसेस में तकसीम कर रखा था। मार्शल रेसेस में सिख, मुस्लिम, पंजाबी, हिंदू, जाट, डोगराज, गोरखाज, गढ़वाल्स, पठान और अफरीदी शामिल थे। अंग्रेज़ इन्हीं में से भर्तियां करते थे। यही वजह है कि हिंदुस्तान की जो ब्रिटिश आर्मी थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब के पोठोहार के इलाकों से और शुमाली इलाकों और नेपाल के गोरखाओं से पुर होता था। बाकी पूरे हिंदुस्तान से ब्रिटिश आर्मी की नुमाइंदगी ना होने के बराबर होती थी। ऐसा अंग्रेज़ जानबूझकर करते थे। वो इसलिए कि इस तरह जो फ़ौज भर्ती होती थी वो अपने हमवतनों की फेलो फीलिंग से काफ़ी हद तक महरूम होती थी, और इसी वजह से अगर कभी गोली चलाने का वक्त आ जाए, अंग्रेज़ ये सोचते थे तो इस फ़ौज को मुश्किल पेश ना आए अपने हमवतनों पर ही गोली चलाने के, क्योंकि ये तो एक ख़ास जगह से, चंद एक ख़ास जगह से आई होगी, पूरे मुल्क से तो इनकी नुमाइंदगी नहीं होगी। तो फ़ौज अलग फिर एक फैमिली की तरह, एक कल्ट की तरह परवरिश पा जाएगी और मुल्क से अलग परवान चढ़ेगी। ये ब्रिटिश चाहते थे। यानी ब्रिटिश तकसीम करो और हुकूमत करो का फार्मूला हर जगह अप्लाई करते थे और इसी तरह वो हुकूमत करते थे। तो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में जो उनकी सबसे बड़ी कॉलोनी थी इसमें भी यही असूल राइज रखा था। वैसे बाकी जगहों पर भी अंग्रेज़ों ने अनबैलेंस्ड, गैर मुतवाज़न फ़ौजें ही इसी मकसद के लिए भर्ती की थी। जैसे ब्रिटिश कॉलोनीज़ टोगो, घाना और नाइजीरिया में फ़ौज का बड़ा हिस्सा वो शुमाली इलाकों से लिया करते थे, वहाँ से भर्ती करते थे। इसी तरह इराक़ में शिया बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी, लेकिन मिलिट्री में ज़्यादा सुन्नी मसलक के लोग होते थे, क्योंकि थोड़े लोगों से ज़्यादा लोगों को उन्होंने कंट्रोल करना था। तकसीम करो और हुकूमत करो, ये उनका फार्मूला था। तो हुआ ये कि 1946 में, 1946 में ब्रिटिश इंडिया के इलेक्शंस के बाद जवाहरलाल नेहरू मुश्तरका हिंदुस्तान की हुकूमत के सरबराह बने। उन्हें वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। ये हुदा इख्तियारात में वज़ीर आज़म के बराबर था। इस लिहाज से पंडित नेहरू को मुतहद्दा हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म कहा जाता है। ये हुदा संभालने के बाद उन्होंने 12 सितंबर को ब्रिटिश आर्मी के कमांडर इन चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी को एक ख़त लिखा। ये एक डिटेल्ड लेटर था, एक तफसीली ख़त था जिसमें इंडियन आर्मी को बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स करने के लिए कहा गया था। वो जो नए इक़दाम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे वो ब्रिटिश इंडियन ऑफिशियल्स के मुताबिक
ब्रिटिश आर्मी को बिल्कुल ही बदल देने वाली बात थी। पंडित नेहरू को जवाब में यही कहा गया कि जो आप मांग रहे हैं इससे तो फौज का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। तो नेहरू तो यही चाहते थे, इसीलिए खत लिखा था उन्होंने। वो इस बात पर मुसलसल जोर देते रहे और कहते रहे कि अगर इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना है तो ये रिफॉर्म्स तो करनी पड़ेगी। इसीलिए तकसीम हिंदुस्तान के बाद उन्होंने ये सारी रिफॉर्म्स की। वो बहुत अहम रिफॉर्म्स थी जो उन्होंने की। मिसाल के तौर पर इसमें आपको जवाब मिलेगा कि इंडिया में क्यों कूच नहीं होते और हमारे यहाँ बांग्लादेश और बर्मा में क्यों होते हैं। रिफॉर्म जो की वो कुछ इस तरह थी, मिसाल के तौर पर जैसे आर्मी चीफ को गवर्नर जनरल की काबीना से बाहर करके सेक्रेटरी वजारत दिफा के अंडर उन्होंने किया। हालांकि तकसीम से पहले आर्मी चीफ गवर्नर जनरल के बाद सबसे अहम ओहदा होता था और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठा करते थे आर्मी चीफ, कमांडर इन चीफ। जवाहरलाल नेहरू ने यह सिलसिला ख़त्म करवा दिया। फिर 1 फरवरी 1949 को एक हुक्म के जरिए मार्शल रेसेस को ख़त्म करने और पूरे मुल्क से बराबर भर्तियां करने का फैसला किया गया और इसका ऐलान किया गया। फिर फौजियों की मिलिट्री की तनख्वाहों में भी कट्स लगे, बाकी सरकारी मुलाजमों के मुकाबले पे उनको लेके आए, बल्कि कई जगहों पर उसे कम लेके गए, उसे नीचे लेकर गए, ताकि उनका जो स्टेटस है उसको ज़रा नीचे किया जाए। हर शख्स फौज की जॉब को बड़ा ग्लैमराइज करके ना देखे। फिर मिलिट्री को उन्होंने 4 कमांड्स में, आर्मी को 4 कमांड्स में तकसीम किया, जैसा कि पहले भी थी, लेकिन अब तकसीम हिंदुस्तान के बाद नई फौज के जोन्स या कमांड्स दोबारा तरतीब दिए गए। हर कमांड का एक कमांडर था। वजारत दिफा इन्हें तरक्की देती थी, तैनाती करती थी। वैसे अब इंडिया में 7 कमांड्स और 7 कमांडर्स हैं, इनमें से एक एजुकेशनल है, ट्रेनिंग है। तो ये सब आर्मी कमांडर्स जो हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं और इन्हें कमांडिंग इन चीफ्स कहा जाता है। ये सब आर्मी चीफ के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, उससे नीचे नहीं होते। आर्मी चीफ भी इन्हीं में फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है, यानी जैसे हमारे यहाँ जजेस में होता है। तो आर्मी चीफ को किसी एक्शन के लिए आर्मी कमांडर्स को, इन कमांडर्स को जो कमांड के हेड होते हैं, इनको कायल करना होता है, इनके ऊपर हुक्म नहीं चलाना होता। आर्मी चीफ इनके साथ मुशावरत से फिर फैसले करता है। ये कमांडिंग चीफ्स बराह रास्त वजारत दिफा के सेक्रेटरी से राब्ते में होते हैं। वज़ीर दिफा से मिलने के लिए भी इन्हें सेक्रेटरी डिफेंस से वक्त लेना होता है। इनकी तरक्कियाँ, इनकी पेंशन्स और माली मामलात भी यही वजारत दिफा का महकमा ही देखता है। आर्मी चीफ इन कमांडर्स की मदद के बगैर कभी मार्शल लॉ तो अब लगा नहीं सकता, क्योंकि आर्मी चीफ के पास अपनी कोई कोर नहीं होती और कमांडिंग ऑफिसर्स भी आर्मी चीफ अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता और कि अपने किसी वफादार को दिल्ली के करीब कमांडर बना दे और फिर मार्शल लॉ की प्लानिंग करे। फिर इंडिया ने जो रिफॉर्म्स की उनमें आईबी का एक महकमा बनाया, जो आपके वीडियो के शुरू में आपने वाकया सुना, और उसके ज़िम्मे ये काम लगाया कि वो फ़ौज के अंदर की जासूसी करेगा। ये महकमा वो खबर रखेगा कि अहम अफसरान और कुछ रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान किन सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, क्या कर रहे हैं, और आईबी ये जो होगी ये वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करेगी, अब करती है। फिर ये कि यानी एक और अहम काम ये इंडिया में किया कू से बचने के लिए कि इंडिया का सबसे अहम खुफिया इदारा जो है, इसका सरबराह वज़ीर आज़म लगाता है, और इस तरह लगाता है कि वो इसका सरबराह का भारतीय फ़ौज से आना ज़रूरी नहीं। पाकिस्तान में तो फ़ौज ही फैसला करके आर्मी के कमांडर्स और कोर कमांडर्स और खुफिया एजेंसी ISI के चीफ्स के नाम देती है। ज़्यादातर इन्हीं में ऐसे इन्हीं की मर्जी के जो नाम होते हैं उन्हीं में से किसी को लगाया जाता है। अगर ना भी लगे तो इनके नीचे का सारा अमला जो है वो मिलिट्री ही से आता है और जो आर्मी चीफ को फिर जवाबदेह होता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। आज भी का चीफ एक ब्यूरोक्रेट सुमंत कुमार गोयल है। फिर इसमें अहम तकर्रियों पर ज़रूरी नहीं कि रिटायर्ड फ़ौजी अफसर ही हों, कोई भी ब्यूरोक्रेट या एक्सपर्ट वहाँ पर हो सकता है और होते हैं। जबकि पाकिस्तान में चीफ भी, खुफिया एजेंसी का चीफ भी हाजिर सर्विस मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल होता है, और नीचे की तमाम पोस्टों के लिए भी हाजिर सर्विस मिलिट्री अफसरान ही आते हैं। तो ये सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं कि मिलिट्री कू से बचने के लिए, कू प्रूफिंग के लिए इंडिया में क्या क्या इकदाम हुए और क्यों नहीं लगा, सिर्फ इस बात का जिक्र किया जा रहा है। बेहतर कारकर्दगी अभी हमारे बहस में नहीं है। फिर एक और फ़र्क यह है कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म से लेकर नीचे हर अहम ओहदे की सिक्योरिटी फ़ौज के पास होती है। एटम बम की हिफाजत भी आर्मी ही के पास है। इसी की वजह से उन्हें अवाम में एक ख़ास ताकत और तकद्दुस भी मिलता है, जबकि भारत में वज़ीर आज़म और सदर की ज़ाती सिक्योरिटी के लिए अलग से फोर्सेस हैं। इस बात का इम्कान और भी कम हो जाता है कि कोई एक ऑफिसर, एक शख्स या 4-5 अशखास मिलकर फ़ैसला करें और पूरी रियासती लीडरशिप को गिरफ्तार कर लें। इसी तरह इंडियन आर्मी जो है वो इंडियन न्यूक्स को, न्यूक्लियर एसेट्स की हिफाजत नहीं करती, बल्कि इसके लिए अलग से फोर्स है, और जो कि फिर एक दफ़ा सियासी हुकूमत के अंदर है। इसी तरह की और बहुत सी रिफॉर्म्स नेहरू के ज़माने में हुई जिन्होंने भारतीय फ़ौज को बहुत स्लो कर दिया, लेकिन फ़ौज के मार्शल लॉ लगाने की सलाहियत उन्होंने ख़त्म कर दी।
इसे तारीख में, जैसा कि आप जान चुके, कि कू प्रूफिंग कहा जाता है, कि इंडिया ने कू प्रूफिंग कैसे की। इन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से दोस्तों भारतीय फौज के बारे में कहा जाता है कि भारत में अगर कोई आर्मी चीफ मार्शल लगाना भी चाहे तो नहीं लगा सकता, क्योंकि 7 आर्मी कमांडर्स को कन्विंस करना, उनकी कोर्स की वफादारियां हासिल करना और फिर ये सब कुछ आईबी से बचकर कामयाबी तक पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन सा काम है। अच्छा दोस्तों, ये तो तंजीमी काम थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कुछ ऐसे काम भी किए जिनसे फौजी अफसरान का प्रोटोकॉल और उनका वीआईपी स्ट्रेचर काफ़ी कम कर दिया। जैसा कि नई दिल्ली में ब्रिटिश कमांडर इन चीफ, यानी आज के हिसाब से आर्मी चीफ आप कहें उसे, तो उसके पास 30 एकड़ पर यानी 240 कनाल पर एक अजीमुशान बंगला होता था जिसमें उसकी रहायश थी। सफ़ेद संगे मरमर की एक इमारत थी, ये होती थी, और जाहो जलाल का एक नमूना थी, अभी भी है। इसे 3 मूर्ति भवन कहते थे। नेहरू ने आज़ादी के फ़ौरन बाद आर्मी चीफ से ये घर खाली करवा लिया और आर्मी चीफ को एक छोटे घर में मुंतकिल कर दिया और ख़ुद इस 3 मूर्ति भवन में मुंतकिल हो गए और इसे वज़ीर आज़म हाउस बना लिया। अब ये एक म्यूज़ियम है जहाँ उनकी यादगारें रखी हैं। इन मिसालों से दोस्तों हम समझ सकते हैं कि कैसे नेहरू शुरू दिन से ही इस बात में कितने सीरियस थे कि मुल्क को मार्शल से कैसे बचाना है। गालिबन यही वजह है कि इंडियन आर्मी चीफ्स, जैसा कि बहुत सौ की बायोग्राफीज़ और तहरीरों से जाहिर है कि वो पॉलिटिकल क्लास को पसंद तो नहीं करते थे, लेकिन वो चाह कर भी मार्शल नहीं लगा सके। अच्छा, शुरू में इंडियन आर्मीज़ के पास दोस्तों ऐसे इंतजाम थे, अज़ाइम भी थे। मसलन 1957 में जब वज़ीर आज़म नेहरू 2 मुसलसल इंतखाबात भी जीत चुके थे, तब की बात है, वो भारतीय फ़ौज के हेडक्वार्टर गए। जनरल थिमाया आर्मी चीफ थे। पंडित जी ने दौरे के दौरान 3 दराजों वाली एक बड़ी सी अलमारी देखी तो जनरल थिमाया से पूछा, इनमें क्या है? जनरल थिमाया ने कहा, सर, पहले में हमारे जंगी मंसूबे हैं, दूसरे में आला फौजी अफसरान के बारे में इंतहाई खुफिया मालूमात है। प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने पूछा, तीसरी में क्या है? जनरल थिमाया ने कहा, सर, इसमें आपकी हुकूमत गिराने और इक़्तिदार पर कब्जे का प्लान है। कमरे में इंतहाई नाखुशगवार सी खामोशी छा गई। नेहरू आगे बढ़ गए। वैसे दोस्तों, हर मिलिट्री में एक ऐसी स्टडी होती है कि अगर अपने मुल्क में इस तरह की कुछ करना पड़े तो कैसे किया जाएगा, ये हर मिलिट्री में होता है। तो खैर दोस्तों, हिंदुस्तान की तकसीम से पहले ही नेहरू और उनकी टीम इंडियन आर्मी में रिफॉर्म्स पर काम कर रही थी। तो वो जो फाइन लाइन थी उसका इन्होंने फ़र्क बरकरार रखा। ये काम होता चला गया और आज उनकी फ़ौज एक वज़ीर दिफा के अंडर पीपल्स आर्मी है। चीनी फ़ौज भी दोस्तों पीपल्स आर्मी है, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पूरी तरह कंट्रोल करती है। तो ये भी एक फ़र्क है। फिर एक और एंगल से भी हम देखते हैं दोस्तों कि क़याम पाकिस्तान के वक्त मुआशी लिहाज से पाकिस्तान के साथ एक नाइंसाफ़ी हुई, ज़्यादती हुई। ऐसा इनजस्टिस जिसकी वजह से बहुत सा गैर ज़रूरी मुआशी बोझ एक नौज़ायदा कमज़ोर मुल्क पाकिस्तान पर पड़ गया। पहले दिन ही फ़ौज ज़्यादा लेकिन वसाइल पाकिस्तान को कम दिए गए। वो ऐसे कि पाकिस्तान को 30% ब्रिटिश इंडियन आर्मी ट्रांसफ़र हुई, 40% नेवी ट्रांसफ़र हुई और 20% एयरफोर्स ट्रांसफ़र हुई। लेकिन हैरानकुन तौर पर इतनी बड़ी फ़ौज के लिए जो रिसोर्सेज हमें ट्रांसफ़र हुए वो सिर्फ 17% थे। सो पहले दिन से ही पाकिस्तान पर इतना बड़ा ऐसा माली बोझ पड़ा जिसे उठाने के ये मुल्क काबिल ही नहीं था। मगर क्या करें, कुछ तो करना था। सो पाकिस्तान को अपने क़याम के साथ ही अमेरिका की तरफ मदद तलब नज़रों से देखना पड़ गया। क़याम पाकिस्तान से सिर्फ चंद हफ्ते बाद सितंबर 1947 में ही गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अमेरिका से $2 बिलियन इमदाद का मुतालबा किया। इसके लिए उन्होंने साबिक रियासत भावलपुर के एक एडवाइज़र, जिसके अमेरिका में अच्छे ताल्लुकात थे, मीर लायक अली को एक डेलीगेशन के साथ अमेरिका भेजा। अमेरिका ने पाकिस्तान के $2 अरब के मुतालबे के जवाब में सिर्फ $10 मिलियन, $1 करोड़ जारी किए, और वो भी वार एसेट्स से। अमेरिका ने साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक से पाकिस्तान को राब्ते का मशवरा भी दिया, जो आजकल आप समझेंगे IMF। पाकिस्तानी वफ्द ने फ़ौजी ज़रूरियात की भी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त अमरीकियों को दी थी, जिसमें $17 करोड़ आर्मी के लिए, $7.5 करोड़ एयरफोर्स के लिए और $6 करोड़ नेवी के लिए थे। पाकिस्तान ने अपनी फ़ौजी ज़रूरियात के लिए भी अमेरिका को जदीद हथियारों की एक फ़हरिस्त दी थी। इस फहरिस्त में सैकड़ों फाइटर जेट्स, 200 ट्रेनर तैयारे, शिप्स, ट्रांसपोर्ट क्रूज़, गन शिप्स और 3 आबदोज़ें शामिल थीं, गन बोट्स और 3 आबदोज़ें शामिल थीं। ये बहुत लंबी फहरिस्त थी, लेकिन अमेरिका ने इसे भी नर्म अल्फाज में टाल ही दिया।
दरअसल दोस्तों पाकिस्तान ये सब इस मफरूज़े, इस सोच पर कर रहा था, ये मांग रहा था कि बानियाने पाकिस्तान, फोर फादर्स के मुताबिक पाकिस्तान तुर्की से लेकर जापान तक का जो दुनिया का जोग्राफिया है वहाँ वो वाहिद मुल्क था जो अमेरिका की फ़ौजी मदद करने के काबिल था। पाकिस्तान का ख्याल था कि सोवियत रूस और अमेरिका के दरमियान जो कोल्ड वॉर, सर्द जंग चल रही है, उसमें इंडिया तो अमेरिका के साथ नहीं जाएगा। सोशलिस्ट नज़रियात हैं नेहरू के, और वो अपने मुल्क को अगर किसी तरफ लेकर भी गए तो सोवियत रूस ही के करीब लेकर जाएंगे। सो पाकिस्तान ही अमेरिका के पास इस खित्ते में वाहिद ऑप्शन है, तुर्की से लेकर जापान तक, और इसकी मदद से अमेरिका इस खित्ते की पुलिसिंग कर सकता है। सो दोस्तों कायदे आज़म के बाद उनके ये वीडियो स्टॉप कर दी, काफ़ी लंबी वीडियो थी। तो भाई साहब आज का जो टॉपिक था वो ये था कि जो इंडिया में जो पाकिस्तान में 4 दफ़ा मार्शल लॉ लग चुका है और इंडिया में 1 दफ़ा भी नहीं लगा। उसके पीछे जो वजूहत थी, तो ये जो इंडिया में मार्शल लॉ नहीं लगा, इसका जो मेन क्रेडिट जाता है भाई नेहरू साहब को जाता है। और तारक साहब अक्सर मुझसे कहते हैं कि कुछ भाई हैं इंडियन जो आज भी नेहरू जी को गालियां देते हैं। तो भाई पता नहीं उनकी अब सोच क्या है, या वो क्या सोच के उन्हें गालियां देते हैं, लेकिन नेहरू जी के लिए गालियां नहीं भाई बनती। ये बिल्कुल गलत होगा। कुछ हमने जो भी उनके मुतालिक पढ़ा है, सुना है, अक्सर उनके अच्छे हैं, बिल्कुल ही अच्छे हैं भाई। उन्होंने मुल्क के लिए कौन सा स्टेप जो है, आर्टिकल 370 वाली वीडियो देखी वो हमने हाँ, हिस्ट्री में, तो झगड़ालू नहीं थे। हाँ, झगड़ालू मनपसंद थे। कंट्री की उन्होंने सर झुकने नहीं दिया। हाँ, ये इनकी कोशिश थी मुल्क की छवि खराब नहीं थी। और आज जो इतना लंबा कंट्री चल रहा है ना इतने अच्छे से, जो अब मार्शल लॉ नहीं लगता एक और इतनी स्टेटों को जोड़ना यार, कोई खाला जी का वो तो जोड़ा था ना दूसरे, उसमें नेहरू जी का भी हाथ। हाँ, हाथ तो था भी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो ज्यादती करते रहे ना, कईयों को मतलब डराया धमकाया, कईयों को कब्जाया वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन इन्होंने जिनको भी अपने साथ मिलाया वो प्यार मोहब्बत से, जबरदस्ती से नहीं। कंट्री की छवि को कुछ ना हो, छवि खराब ना हो। तो जिस तरह इन्होंने किया, कुछ आर्मी वाले भाई साहब इनके खिलाफ भी होंगे कि ये नेहरू तो भाई खुद जो है वो बादशाह वाली महाराजा वाली जिंदगी गुजार रहे हैं और हमें जो है वो तो डेमोक्रेसी इसीलिए आए जिंदा इंडिया में। हाँ, नहीं तो हमारी तरफ फौजी इक़्तिदार होता। कुछ सख्तियां की शुरू में उन्होंने आर्मी के साथ। अगर उस महल के अंदर से नाना निकालते उस जनरल को, जो हाँ, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, तो आज तक कितनों के पास ऐसे महल होते पाकिस्तान आज तक कितने माशाल्लाह लग चुके होते। बिल्कुल जी, पहले दिन से जो स्टेप लिया था ना और आर्मी की भाई साहब पहले भी एक वीडियो मेरे ख्याल से कल में ही की थी। जनरल न्याजी 90,000 बंदा लेकर उधर सर अंडर हुए और पता नहीं कौन से एजाज में उन्हें 2 मुरब्बे यहाँ जमीन दी गई थी। और मेडल ऐसे टांगे होते जैसे मैं कहता हूँ 500 जंगे जीत के आया हूँ। हाँ, और बाकी भाई इंडिया की ये जो बात है, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया जो एग्रेशन नहीं दिखाता शुरू से ही। जितनी भी जंगे हुई हैं, चाइना के साथ हुई हैं या पाकिस्तान के साथ हुई हैं, पहले इंडिया ने कभी भी नहीं की। हिस्ट्री है भाई, सही बात है। तो ये एक प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से दूसरे कंट्री इंडिया पे भरोसा करते हैं। सही बात कि इंडिया अच्छा कंट्री, पीसफुल कंट्री। सही। तो जो पीसफुल कंट्री जिस तो तरह पाकिस्तान और चाइना कर रहा है कंट्रियों के साथ, मतलब कि कुछ को कर्जा देता है, कब्जा कर लेता है, पाकिस्तान जिधर से लेता है उनका वापस नहीं करता, तो भाई गुडविल तो खराब होती है ना कंट्री की। इंडिया का ऐसा नहीं है भाई, कोई पाकिस्तान तो कर रहा है। कौन से मुल्क ने बख्शा है भाई? कर्जा को आज भी दे रहे हैं, इधर से लेकर उधर दे देते हैं, वो मुंह बंद करवा लेते हैं। लेकिन अब जो सूरत है इसमें तो नहीं ना देंगे, जो मर्जी करके देना तो पड़ेगा, लेकिन दे तो नहीं रहे उस हिसाब से। चाइना का देख लो हालात, उसने बोल भी दिया कि हमें कुछ ना कुछ तो वापस करना है, हम आम जनता को दे दे, उनके ही पैसा है ना। तो नेहरू साहब ने जो देखा कि वो 3 जो वो थी अलमारियां, उन्होंने देखा कि इसमें फलान चीज का रिकॉर्ड है, इसमें फलान चीज का रिकॉर्ड। तो IBM मेरे ख्याल में जो एजेंसी है जो अंदरूनी मामला जो वो संभालती है, ये कमाल की एजेंसी है भाई। तो जो पाकिस्तान की ISI एजेंसी वो तो ज्यादा एरिया संभालती है, मतलब अंदरूनी मामला भी, बैरूनी मामला भी।
और हाँ तो सीधा सीधा तो तो इसी के वजह से सारे मुल्क को ही वो चलाती है। तो माँ पावर भी वही एक है, जब दी जाए, बाप भी वही है। पावर एक को जब दी जाए मैं तो कहता हूँ, मामला तो इतनी बिगड़ेंगे। इतनी आर्मी के पास पावर नहीं है जितनी आईएसआई के पास पावर है। सही बात है। तो क्योंकि आईएसआई वाले कौन होते हैं जी? आर्मी वाले ही होते हैं। कुल मिला के क्या हुआ? सही तो बात। फिर वो मार्शल आने लगाएंगे तो और क्या करेंगे? वो तो इंडिया के अंदर देखो पीएम मोदी सर की जो सिक्योरिटी वो और कोई कर रही है प्राइवेट, उनका जो एटमी पावर की वो कोई और कर रही है। हमारे तो सभी वही करें तो पावर भी उनकी है। तो Might is मार्शल right. तो वो लगाएंगे, Might is right. जब चाहे वो लगाएंगे। आर्मी का कंट्रोल Might is right. वो डिफेंस वालों के हाथ में दिया है। जो डिफेंस मिनिस्टर होगा, हाँ। वो जो कोर मतलब कमांडर पावर को बांटा उनके ना तीनों भाई आर्मियों को साहब। वो खुद हाँ। और जो उनका जो 7 कोर कमांडर अलग है यहाँ भी ऐसा ही है। उन साहबों का रुतबा एक ही है, नहीं, पावर एक ही है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, लेकिन वो अलग बात है कि हैं साहब, यहाँ पे सारे जो ना इकट्ठे हैं। वहाँ पे आर्मी की जो है ना खुफिया जानकारी ली जाती है, तो यहाँ पर हमारे सियासतदानों की खुफिया जानकारी ली जाती है। सही बात कभी है। किसी इमरान खान की वीडियो लीक हो रही होती है, भाई कभी देखो, शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक हो रही होती है, कभी कोई खत आ जाता है। सही। तो ये खुफिया एजेंसियां मेरे ख्याल में अपने सियासतदानों को पकड़ने के लिए रखी हुई हैं, क्योंकि ये चाहते नहीं कि जिसको मर्जी चाहते हैं उसको लेकर आ जाते हैं, उसको एक को हीरो बना देते हैं, दूसरे को जीरो बना देते हैं। तो ये गेम तो फिर वो असली गेम तो पावर देखिए भाई तारक भाई जब डिवाइड करेंगे तभी कंट्री आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, हमारे यहाँ बिल्कुल। शुरू दिन से देख लो जमीनें जायदाद जो है वो भी बड़े चंद हाथों में सिस्टम वो भी सिमटी चल रहा है, रही। बड़े हाथों के अंदर ही है ना। आम जनता तो गोरों ने डिवाइड एंड रूल समझ रही है। डिवाइड एंड रूल वाला गेम खेला, खेला हाँ। तो वो देख लो कि पूरे इंडिया से उन लोगों को चुन के लाते थे। भाई को भाई मारने पर मजबूर सिर्फ कर एक देते एरिया के थे। अंदर से चुनते थे तो वो अपना जानते ही थे। भाई सामने आ जाए तो उन्होंने सिख ट्रेन को ऐसा दूसरी किया। जगह पे लगा देते थे और दूसरों को जाट सिखों को, दूसरों के हाँ। ऊपर जिस लगा तरह देते। इराक के अंदर किया था वो सारे शिया थे उनके ऊपर सुन्नी लगा सुन्नी दिए। लगा तो दिए। पहले उनके खिलाफ सियासत किस बात की सही थी? बात सियासत है। किस बात की थी? तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा सोच रहा हूँ क्या पाकिस्तान में भी ज्यादातर ना आर्मी पंजाब से ही होती है। ना पठान पठान बहुत ज्यादा बहुत पठान है भाई। आर्मी में पठान बहुत पाकिस्तान है। आर्मी में बहुत ज्यादा पठान है। और आज भी उधर के कश्मीर के एरिया में गिलगित बल्तिस्तान वाले एरिए, हाँ, पठान। अटक पिशावर, वो मैं 2 मरतबा गया हूँ ना, मैंने अप्लाई किया। पेशावर गया था मैं, वो उधर भी पठान थे, स्वाद गया था उधर भी पठान थे। और भाई बॉर्डर साहब वाला एरिया ना उस एरिया के अंदर से मैं ना ज्यादा सोच रहा था करते कि हैं। हालांकि इंडिया इतना पावरफुल है, लेकिन इंडिया तो भाई हमले की सोचता भी नहीं। लेकिन भाई साहब देखा मैंने कि भाई साहब पाकिस्तानी आर्मी की उधर सिक्योरिटी है इस एरिया में, क्योंकि टूरिज्म काफी ज्यादा उस एरिया में, और जगह जगह पर चेक पोस्ट बने हैं भाई साहब। और क्या इखलाक है उन लोगों का, सही। इतने अच्छे से पेश आते हैं आर्मी वाले भाई साहब। ये जो आम सिपाही वगैरह है ना वो बहुत अच्छे इखलाक के होते हैं। आर्मी जवान सारे ही अच्छे प्रॉब्लम आर्मी करा वाले के अच्छे पावर होते हैं। में। ये घटिया पुलिस वाले होते हैं, लेकिन उधर भाई पुलिस वाले भी अच्छे। हमारा वॉलेट अदनान भाई का वॉलेट गुम हुआ था, उधर मिला, और भाई साहब पुलिस वालों ने भी भाई कोऑपरेट किया, सही। बड़े ही अच्छे लोग थे वो। तो ये मेरे ख्याल में पंजाब पुलिस और मुंबई पुलिस वाले थोड़े से खतरनाक होते हैं। तो बढ़िया था भाई साहब, कुछ आज थोड़ा सा और भी सीखने को मिला हमें इस वीडियो से। और दूसरा पॉइंट तो छोड़ रहे हो ना, जो मेन बर्डन मेन वजह है पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने हाँ, की, वो क्योंकि जो पहले दिन से इतनी ताकत, इतनी मतलब कि औकात ही नहीं थी बोझ उठाने की। आर्मी ज्यादा दे दी, जितना बोझ उन्होंने डाल दिया इस मुल्क पर। आर्मी ज्यादा थी, नेवी और मोहम्मद अली जना ने भी माई अपना बजाय उसको कम करने के या कोई दूसरा रास्ता निकालने के, पहले दिन से ही कर्ज ले लिया। कर्ज कर्ज मांगा, को लेकर लेना था तभी चल पाएगा कंट्री। ये तो कंट्री नहीं तो कोई और रास्ता नहीं था उसका, कोई और रास्ता आज तो निकाल चीज थी नहीं। इंडिया से भी जो पैसे मिले थे वो थोड़े थे। थोड़े थे वो जो मतलब आर्मी ज्यादा दी थी और जो वसायल थे वो कम थे। तो वो आर्मी इतनी और बोला जाता तो दफ्तरी कागज वगैरह थे उनको भी जला कर जब मतलब खराब कर दोनों तरफ से ये संभाल तो। ना पाए कंट्री को। तो भाई साहब इसका जो कल मुकम्मल डिस्कशन होगी इस टॉपिक पे कि आर्मी जो ज्यादा थी और वसाइल कम थे, जिसकी वजह से कर्जा लेना पड़ा, और आर्मी ज्यादा हो गई, वो ज्यादा पावरफुल हो गई, क्योंकि तगड़ी थी। हमें जितनी आर्मी की जरूरत थी उससे तो वो ज्यादा ही थी, और वो हावी हो गई। आज भी देख लें, हमसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले भी कंट्री नहीं, हैं, फिर उनके पास इसमें- इतनी आर्मी नहीं जितनी पाकिस्तान के पास है। फिर इसमें हम उनका कसूर भी नहीं गिन सकते। अब वो तादाद में ज्यादा है तो उन्होंने कुछ तो खाना था,
अपने महकमे को चलाना था, उसके लिए कम वसाइल थे, तो वसाइल जो हैं वो पैदा करने ऊपर से इनको जरूरत इसलिए थी कि इंडिया के साथ आते ही हमला भी कर दिया कश्मीर पे, चढ़ दौड़े थे ना। हाँ, ये बात भी है। तो एक तो वो फायदा ना हुआ था करते तो शायद हमारी आर्मी का बजट कम भाई हो पार्टीशन का वो एक ना तो करते फायदा तो होगा, शायद इतनी ज्यादा आर्मी ना देते तो ना हमला करते, अगर कम होती तो हाँ। ना करते, ये बात भी तो है। चलें जी, ठीक है। इसका ना अगला पार्ट जो है ना वो कल आएंगे, तो काफी कुछ और भी सीखने को मिला। और अपनी भी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि इंडिया में जो है ना वो आर्मी की खुफिया एजेंसी वाले ना वो लेते हैं खबर कि ये कुछ कंट्री के खिलाफ या मार्शल लॉ लाने के लिए कुछ कर तो नहीं रहे, तो पाकिस्तान में सियासतदानों की ली जाती है। हाँ। ये क्या कर रहा है, ये किससे बात कर रहा है, कहीं ये इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। हाँ। इस बात की भाई पूरी प्रॉपर खबर रखी जाती है। जिस तरह नवाज शरीफ करने की कोशिश कर रहा था इंडिया के साथ ताल्लुकात, तो उसको हटा दिया गया। तो ठीक है भाई साहब, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।